बीएड ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि मैं आपको बीएड फर्स्ट ईयर का फिफ्थ पेपर एजुकेशन पॉलिसी स्कूल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट पढ़ा रहा था। इस पेपर में पिछली कक्षा में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ लीडरशिप को पढ़ा था। आज की कक्षा में मैं बताऊंगा आपको, ध्यान दीजिएगा, कि स्टाइल ऑफ लीडरशिप। आज की कक्षा में हम लोग बात करेंगे स्टाइल ऑफ लीडरशिप, स्टाइल्स ऑफ स्टाइल। आज की कक्षा में बात करेंगे स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप, स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप। देखिए, जैसा कि हम लोग पिछली कक्षा में टाइप्स ऑफ लीडरशिप को पढ़ा था, उसी प्रकार की व्यवस्था लगभग स्टाइल ऑफ लीडरशिप में भी सुनिश्चित होती है। अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने, अलग अलग विचारकों ने, अलग अलग स्कूली व्यवस्थाओं ने, तमाम ऐसी संस्थाएं हैं जो नेतृत्व जैसे प्रोग्रामों को आयोजित करने, प्रोग्रामों को बनाने, विद्यालय व्यवस्था में उनको शामिल करने की बात करती हैं। तमाम ऐसे फॉर्म हैं, तमाम ऐसी संस्थाएं हैं, जैसे अजीम प्रेम जी की संस्था जो है नेतृत्व प्रबंधन और उसके गुण, जिसका हेडक्वार्टर उत्तराखंड में है। अगर इन संस्थाओं पे हम बात करें तो इन संस्थाओं ने नेतृत्व की जो स्टाइल बताई हैं, जो शैलियां बताई हैं, उनकी चर्चा करें तो अलग अलग लोगों ने, ध्यान दीजिएगा, अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से स्टाइल के बारे में चर्चा किया है। नेतृत्व की शैलियों की हम बात करें, नेतृत्व की शैलियों की हम बात करें तो अलग अलग प्रकार से परिभाषित किया है। अगर विश्वस्तरीय शैलियों की हम बात करें तो तीन प्रकार की बातें निकल के आती हैं नेतृत्व के संबंध में। सबसे पहली बात आती है सत्ताधारी, ध्यान दीजिएगा, सबसे पहली जो बात आती है वो होती है सत्ताधारी नेतृत्व, और दूसरी बात इसमें आती है लोकतांत्रिक शैली, लोकतांत्रिक शैली। वही तीसरी बात हम करें तो वो हमारा होता है अनहस्तक्षेप शैली, अनहस्तक्षेप शैली। ध्यान दीजिएगा, तीन प्रकार की व्यवस्थाएं दिखाई देती हैं। अगर हम स्टाइल ऑफ लीडरशिप की बात करें तो तीन प्रकार की व्यवस्थाएं दिखाई देती हैं। नंबर, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की हम बात कर रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो नेतृत्व के स्टाइल हैं उनकी बात कर रहे हैं। हर जगहों पे शैलियों के स्टाइल देखने को मिल सकते हैं। नंबर 1 होता है सत्ताधारी नेतृत्व, नंबर 2 होता है लोकतांत्रिक शैली, और नंबर 3 होता है अंतःहस्तक्षेप शैली। ध्यान दीजिएगा, अंतःहस्तक्षेप शैली। अब थोड़ा इसको विकसित या कह सकते हैं व्याख्यित तौर पर मैं आपको बताऊं। देखिए, अगर नेतृत्व की शैलियों की हम बात करें, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बात करें, तो सबसे पहली बात आती है सत्ताधारी नेतृत्व। सत्ताधारी नेतृत्व से तात्पर्य होता है, हम स्कूली व्यवस्था की बात करें, हम संस्थात्मक व्यवस्था की बात करें, तो ये देखने को मिलता है कि जो व्यक्ति संस्था का हेड होता है या जो हेडमास्टर होता है, स्कूल का प्रिंसिपल होता है, वही व्यक्ति, ध्यान दीजिएगा, वही व्यक्ति इस व्यवस्था को क्रियान्वयन रूप में कर सकता है, पूरा करा सकता है, क्योंकि उसी को तमाम संस्थाओं के आधार पे अपने संस्था का एक उद्देश्य और लक्ष्य निर्धारित करना होता है। ध्यान दीजिएगा, उद्देश्य और लक्ष्य निर्धारित करना होता है। साथ ही साथ राज्य स्तरीय या केंद्र स्तरीय जो बोर्ड हैं जिनमें परीक्षाएं ली जाती हैं, छात्रों का मूल्यांकन किया जाता है, वो जो राष्ट्र की शिक्षा के उद्देश्य हैं इनको पूरा कराना, साथ ही छात्रों शिक्षकों के बीच एक संबंध स्थापित कराना, विद्यालयी माहौल को एक बेहतर माहौलपूर्ण व्यवस्था को बनाए रखने का जो काम है वह, ध्यान दीजिएगा, वह हेडमास्टर का होता है। इसलिए कहा जाता है सत्ताधारी नेतृत्व, कि जिसके पास पावर होगा वही इन व्यवस्थाओं को करने में सक्षम होगा, और उसी से इच्छा की भी जाएगी कि बेहतर से बेहतर नेतृत्व के शैलियों का विकास करे और बेहतर से बेहतर तरीके से विद्यालय में उनको इम्प्लीमेंट करे, एक स्वस्थ और बेहतर वातावरण विद्यालय व्यवस्था में तैयार करे, ताकि जितने भी छात्र छात्राएं उस संस्था में संस्थागत हैं, अध्ययन ले रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उनके अंदर एक नई ऊर्जा का विकास किया जा सके। दूसरी स्टाइल की बात करते, दूसरी हम लोकतांत्रिक या कह सकते हैं नेतृत्व के स्टाइल की बात करें तो वो हमारा होता है लोकतांत्रिक शैली।
लोकतांत्रिक शैली का तात्पर्य होता है कि समाज की एक व्यवस्था होती, जनता की एक इच्छा होती है, उस जनता की इच्छा की व्यवस्थाओं के अनुरूप यदि कोई काम किया जाता है, कोई स्टाइल, कोई नया तरीका अपनाया जाता है, वो हमारा होता है जनतांत्रिक शैली। कहने का तात्पर्य है, जैसे हम भारत जैसे देश में निवास करते हैं, भारत में गरीबी है, लेकिन राष्ट्रीयता का कहीं ना कहीं प्रभाव मानसिक स्तर पर शामिल है या सम्मिलित होता है, और प्रत्येक बालक जो अध्ययन हेतु विद्यालय में प्रवेशित होता है, कहीं ना कहीं उसे अच्छे से अच्छे अध्ययन प्राप्त करना, अच्छे से अच्छे पद को प्राप्त करना जैसी इच्छा को लेकर वो विद्यालय में आता है। लेकिन विद्यालय वातावरण, सामाजिक, व्यक्तिगत, आर्थिक, व्यवहारिक, मनोवैज्ञानिक तमाम ऐसे कारण होते हैं जिनके कारण वह बालक बालिकाएं अध्ययन नहीं ले पाते हैं, अध्ययन को बीच रास्ते में छोड़ के चले जाते हैं। अब वहाँ ये देखने को मिलता है कि वो बालक बालिकाएं तमाम उद्देश्य लेके जो आए थे विद्यालय में, वो पूरा नहीं हो पाता है, जिससे राष्ट्रीयता का तो ना विकास हो पाता है, ना सामाजिकता का विकास हो पाता है, ना बालक की आर्थिक व्यवस्था, ना मनोवैज्ञानिक व्यवस्था का विकास हो पाता है। तो इन तमाम समस्याओं के समाधान हेतु लोकतांत्रिक जो शैली है, जो राष्ट्र की आवश्यकता है, जो लोगों की आवश्यकता है, किसके हिसाब से प्रिंसिपल, हेडमास्टर स्कूल में कुछ ऐसे प्रोग्राम आयोजित करता है जहां छात्रों में यूनिटी आती है, एकता आती है, शिक्षक छात्र सभी मिलके वो अपनी क्रिएटिविटी या क्रियात्मकता को बढ़ाते हैं और बेहतर से बेहतर प्रदर्शन करके अपने ज्ञान विज्ञान, अपने मानसिक स्तर में सुधार को सुनिश्चित करते हैं। वही तीसरा हमारा होता है अंतःहस्तक्षेप शैली। अंतःहस्तक्षेप शैली से तात्पर्य होता है, ये वो शैली होती है, स्टाइल की हम बात कर रहे हैं, नेतृत्व में स्टाइल की हम बात कर रहे हैं, यह वो शैली होती है जहां पे एक शिक्षक, एक छात्र, एक हेडमास्टर, एक प्रिंसिपल अपने विद्यालय के ग्राफ को काफी ऊंचा ले जाना चाहता है, एक अच्छा स्वस्थ वातावरण अपने विद्यालय व्यवस्था में कायम करना चाहता है, ताकि उसके संस्था में पढ़ रहे छात्र छात्राएं, ध्यान दीजिएगा, पढ़ रहे 26 छात्राएं, उनका एक मानसिक स्तर और एक व्यवहारिक और सामाजिक स्तर सुनिश्चित हो, वो अपना विकास करे, समाज का विकास करे, उन दोनों के विकास को सुनिश्चित करते हुए वो कहीं ना कहीं राष्ट्र का विकास करे। ऐसी व्यवस्था को यदि बनाए रखना चाहता है तो कोई उस व्यवस्था में कोई हस्तक्षेप न करे, शासन हो, प्रशासन हो, कोई भी व्यक्ति ऐसा कोई कदम भी ना उठाया जाए जहां हस्तक्षेप की आवश्यकता पड़े, कोई हस्तक्षेप न करे, तो इस शैली को कहा जाता है अंतः हस्तक्षेप शैली। देखिए ये बातें तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हो गई। सामान्य अगर भारतीय प्रदेश की बात करें तो इसमें भी 4-5 शैलियां निकल के आती हैं जो नेतृत्व जैसे गुणों के प्रबंधन की व्यवस्था को विकसित करती हैं। नंबर 1 जो होती है वो हमारी होती है अभिप्रेरणात्मक शैली, कि छात्रों में, शिक्षकों के बीच में ऐसा मोटिवेशन प्रस्तुत करना कि छात्र और शिक्षक स्वतः क्रियाशील हो जाएं किसी भी कार्य को करने के लिए, अपनी जिम्मेदारियों के निर्वहन के लिए। दूसरा होता है शक्ति शैली, कि शिक्षकों को, छात्रों को कुछ न कुछ पावर दे दिया जाए, अधिकार दे दिया जाए, जिससे कि अपनी शैलियों को करने में उन्हें हिचकिचाहट न हो। तीसरा होता है, अगर इनको हम सैद्धांतिक दृष्टि से देखें तो तीसरा हमारा जो होता है वो होता है पर्यवेक्षण शैली। ध्यान दीजिएगा, पर्यवेक्षण शैली यानी अगर हम भारतीय दृष्टि के हिसाब से देखें तो इसमें भी 3 प्रकार की शैलियां दिखाई देती हैं, अभिप्रेरणात्मक शैली, दूसरा शक्ति शैली, और तीसरा होता है हमारा निर्बाध नेतृत्व शैली। निर्बाध नेतृत्व शैली में क्या होता है कि कुछ छात्र छात्राएं ऐसे होते हैं जो स्वतः काम में रुचि लेते हैं और बिना किसी दबाव से वो काम करना चाहते हैं, यदि शिक्षक छात्र द्वारा उनको सहायता दी जाती है तो वो अपने कामों को बखूबी करते हैं, बहुत बेहतर तरीके से किसी को प्रेजेंट करते हैं। यदि इनके अंदर चला जाए तो 2-3 महत्वपूर्ण बातें और निकल के आती हैं। जैसे अगर हम शक्ति शैली की बात करें तो इसमें 2 बातें निकल के आती हैं। एक होता है अधिनायकवादी या निरंकुश शैली, कि कभी कभी ये भी देखा जाता है कि कभी कभी शैलियाँ इतनी प्रभावी न होते हुए भी महत्व की दृष्टि से संस्था में प्रायोजित कर दी जाती हैं, लेकिन शिक्षक छात्र उसमें कार्यशील होते हैं, वहीं छात्र निरंकुश की व्यवस्था में खड़ा होता है, तो ऐसे भी व्यवस्था कभी कभी देखने को मिलती है। वहीं दूसरा है प्रजातांत्रिक शैली, कि जो छात्रों की इच्छा होती है छात्र वही करना चाहते हैं, जबकि शिक्षक की जो इच्छा अलग होती है, तो कभी कभी एक समस्या का सामना ये भी करना पड़ता है, इसलिए शैलियों की दृष्टि से उसको भी एक शैली के रूप में स्वीकार कर लिया जाता है। और तीसरा होता है निर्बाध नेतृत्व शैली। ध्यान दीजिएगा, निर्बाध नेतृत्व शैली। निर्बाध नेतृत्व शैली से तात्पर्य है कि कुछ ऐसी शैलियाँ होती हैं जो अपने आप कक्षा में प्रयोजित कर दी जाती हैं, जो शिक्षक छात्र दोनों की संस्था की व्यवस्था को बेहतर से बेहतर बनाए रखने के लिए आवश्यक होती है। तो आज की कक्षा में बस इतना ही। जो शेष बातें इस पॉइंट या 3rd यूनिट के लास्ट पॉइंट में छूट रही हैं, इसकी चर्चा हम आपसे अगली कक्षा में करेंगे। धन्यवाद।